हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसके अंतर्गत हमारा टॉपिक चल रहा है क्रिया के भेद। जी, पिछली वाली जो हमारी क्लास थी उसमें हमने क्रिया के भेद पिछले वाली जो हमारी क्लास थी उसके अंतर्गत हमने क्रिया के भेद ये टॉपिक हमने लिया था। मूल रूप से क्रिया के दो भेद होते हैं। एक होता है प्यारे दोस्तों रचना के आधार पर, एक होता है रचना के आधार पर क्रिया के भेद, और वो होते हैं दो जो कि हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर इस टॉपिक से संबंधित किसी भी तरह का कोई डाउट आपका है तो आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अकर्मक क्रिया और दूसरा है सकर्मक क्रिया। जी जी जी, गुड मॉर्निंग। तो पिछली जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हम कहाँ तक पहुँच गए थे, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए अगर आपका कोई भी डाउट बचा है। जी जी, तो अर्थ के आधार पे क्रिया के दो भेद हमारे बचे हुए हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया था जो हमने पिछली क्लास ली थी। एक तो अकर्मक क्रिया और दूसरी प्यारे दोस्तों सकर्मक क्रिया के बारे में अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है। इसके बाद दूसरा था प्यारे दोस्तों या अर्थ या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद, और वो होते हैं हमारे 8 या फिर 10 भेद। इसमें से दो बचे हैं हमारे, एक बची है द्विकर्मक क्रिया और एक बची है नाम धातु क्रिया। इसमें से आपने मूल क्रिया कंप्लीट कर ली थी पिछली क्लास में। दूसरा प्यारे दोस्तों क्रियार्थक संज्ञा हो गया था आपका, क्रियार्थक संज्ञा। तीसरा सामान्य क्रिया। चौथा आपका हो गया था साधारण क्रिया। किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट क्रिया वाले टॉपिक से अगर है तो पहले डाउट क्लियर करेंगे, उसके बाद में बचे हुए टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद पांचवी क्रिया सहायक क्रिया। इसके बाद में 6 सहायक क्रिया।
संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, और 8वीं क्रिया है प्यारे दोस्तों हमारी यहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया तक हमने पिछली क्लास में टॉपिक कंप्लीट किया, प्रेरणार्थक क्रिया। इसके बाद में हमारा है द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया, और 10वीं जो क्रिया है वो है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये 10 प्रकार हमारे प्रयोग के आधार पे क्रिया के भेद, ठीक है। ऑडियो वीडियो दोनों आपको ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों। जिनमें कर्त प्रत्यय लगा होता है वो जो क्रिया, जो मूल क्रिया धातु में अगर कर्त प्रत्यय लगा होता है तो उन क्रिया को हम करदंत क्रिया कहते हैं। तो करदंत क्रिया कैसे बनती है? मूल क्रिया धातु में प्रत्यय लगने के बाद। तो यहाँ तक हमने ये चीजें कंप्लीट कर ली थी प्यारे दोस्तों। यहाँ पे आपकी अकर्मक क्रिया, इसके बाद सकर्मक, मूल क्रिया या फिर प्यारे दोस्तों धातु जिसको हम कहते हैं, सामान्य साधारण क्रिया, सहायक क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, और ये भी आपकी हो गई है प्रेरणार्थक क्रिया। आज जो हम पढ़ेंगे 9वां भेद है द्विकर्मक क्रिया। इसमें 2 क्रम नहीं होते बल्कि 2 कर्ता होते हैं। द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस वाक्य में कोई क्रिया, जिस वाक्य में कोई क्रिया दो कर्ता पर निर्भर या फिर आश्रित हो। जो क्रिया दो कर्ता के सक्रिय होने पर, संपन्न हो जाए। जो क्रिया दो कर्ता के सक्रिय होने पर संपन्न हो जाए वो द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। जिस वाक्य में पहले कर्ता के साथ ने कारक चिन्ह तथा दूसरे कर्ता के साथ वो कारक चिन्ह का दूसरे कर्ता के साथ को कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दूसरे कर्ता के साथ को कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है।
तो वे क्रियाएं क्या कहलाती है? द्विकर्मक क्रिया। जैसे किसी का कोई डाउट है भाई? जी जी। एक ही क्रिया के अनेक नाम होते हैं, जैसे मूल क्रिया को धातु भी कहते हैं। अब धातु कह रहे तो भी हम मूल क्रिया अर्थात क्रिया के सबसे छोटे रूप की बात करते हैं। यू यूट्यूब पर डेली प्रैक्टिस होती है। आज मेरी क्लास है अभी 10 से 11, ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें पहला टॉपिक वर्णमाला है। तो आपको ये ध्यान रखना है, कैरियर ऐप पर हम यूपीएसआई की भर्ती को टारगेट करके, जिसकी एग्जाम की डेट आ चुकी है, 14 और 15 मार्च को आपका पेपर है। रोज 2 शिफ्ट में आपका पेपर होगा, टोटल शिफ्ट आपकी 4 रहेगी, नॉर्मलाइजेशन होगा, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। तो उसी के आधार पे जो आपका सिलेबस है ग्रेजुएशन लेवल का, उसको हम प्यार दोस्तों अलग अलग सब्जेक्ट वाइज आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, जो कि फ्री बैच है। और पुराने बच्चे नए बच्चे सब उस बैच में इन्वॉल्व हो सकते हैं। यहाँ हम कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं और वहाँ हम प्रैक्टिस करा रहे हैं। आज मेरा पहला ही टॉपिक है, 10 बजे मेरी पहली क्लास होगी, इसमें टॉपिक है वर्णमाला। और अब तक यूपीएसआई में जितने भी वर्णमाला से क्वेश्चंस आए, यूपी पुलिस भर्ती पदोन्नति बोर्ड ने अब तक जितने भी क्वेश्चंस वर्णमाला के पूछे हैं, उन्हीं सभी क्वेश्चंस को लेके मैं आ रहा हूँ 10 बजे कैरियर ऐप पर। तो प्यारे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम द्विकर्मक क्रिया उसे कह रहे हैं कि जहां 2 कर्ता इन्वॉल्व हो। जैसे माताजी ने बच्चों के लिए, माताजी ने बच्चों को लड्डू दिए। यहाँ 2 कर्ता के बीच में कार्य संपन्न हो रहा है। यहाँ पर शिक्षक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। शिक्षक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। तीसरा, बच्चों ने दादी जी को खाना खिलाया। मम्मी ने पापा को बाजार भेजा। तो एक तो प्यारे दोस्तों, इसमें हमने शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग क्या किया है, दूसरे कर्ता के साथ को कारक चिन्ह का प्रयोग इसमें रहता है। और पहले कर्ता के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? ने। तो पहले कर्ता के साथ ने का प्रयोग तो प्रेरणार्थक क्रिया में भी होता है। तो प्रेरणार्थक जो क्रिया है प्यारे दोस्तों और द्विकर्मक क्रिया, इनमें कॉमन चीज ये है कि दोनों में 2-2 कर्ता है। इसमें एक कर्ता प्रेरक होता है, दूसरा प्रेरित होता है। लेकिन इसमें प्रेरक कर्ता का क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता। इसमें यहाँ पे 2 कर्ता के होते हुए भी क्रिया को केवल एक ही कर्ता करता है, जिसको हम प्रेरित कर्ता कहते हैं। तो प्रेरित कर्ता के द्वारा की गई क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। लेकिन यहाँ पर कॉमन चीज 2 कर्ता थी दोनों में। अंतर यह है कि यहाँ 2 कर्ता इन्वॉल्व होते हैं किसी क्रिया को करने में और वहाँ एक कर्ता इन्वॉल्व होता है। तो जब हम यहाँ दूसरे कर्ता के साथ से का प्रयोग करते हैं, दूसरे कर्ता के साथ से का प्रयोग होता है। तो क्या है, रमेश ने सुरेश से चाय बनवाई, प्रेरणार्थक क्रिया। और जहां प्यार दोस्तों तो दूसरे कर्ता के साथ
दूसरे कर्ता के साथ को का प्रयोग, तो उस क्रिया को कहते हैं हम द्विकर्मक क्रिया। क्या कहते हैं? द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है जी, क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर प्यारे दोस्तों इन सभी सेंटेंसों में दूसरे कर्ता के साथ को का प्रयोग हुआ। यानी कि जब आप अपने घर में कोई मोटरसाइकिल लाते हो, स्कूटी या कोई नया घर आप लेते हो, तो अपने घर में हवन करवाते हो, उसके बाद प्रसाद वितरित करते हो, या पहले पूजा करते हो किसी भी पद्धति से, उसके बाद प्रसाद आप बांटते हो। तो प्रसाद देने की जो क्रिया है वो अपने आप में द्विकर्मक क्रिया है, क्योंकि उसमें एक प्रसाद देने वाला होता है और दूसरा प्रसाद लेने वाला। तो जब आप किसी भी मंदिर में जाते हो और वहाँ प्रसाद लेके जाते हो, तो वहाँ प्रसाद का भोग लगता है, तो आज जो भोग लगा रहा है फिर वो आपको वापस दे रहा है। तो वहाँ भोग लगाने की क्रिया भी प्यारे दोस्तों दो व्यक्तियों के बीच में हो रही है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी कोई कार्य है दो व्यक्ति मिलकर करते हैं, एक साथ मिलकर करते हैं, तो वे क्रियाएं, उनके द्वारा संपन्न की गई क्रियाएं द्विकर्मक क्रियाएं कहलाती है। जैसे यहाँ माता जी और बच्चे के बीच क्रिया हुई। माता जी अगर बच्चों को लड्डू दे रही, बच्चों ने कहा कि नहीं आज तो मेरा फास्ट है, तो वहाँ क्रिया नहीं होगी, मैं लड्डू नहीं खाता हूँ, मुझे रसगुल्ला चाहिए, तो वहाँ क्रिया नहीं होगी। तो यहाँ माता जी और बच्चे इन्वॉल्व है, यहाँ शिक्षक और छात्र पर डिपेंड है क्रिया, यहाँ बच्चे और दादी जी पर निर्भर है क्रिया, यहाँ मम्मी और पापा, क्योंकि अगर मम्मी के अलावा पापा को कोई भी कहे तो हो सकता है पापा बाजार ना जाके चौपाल में जाके बैठ जाए, लेकिन मम्मी ने कहा है इसलिए पापा बाजार जरूर जाएंगे। तो मम्मी ने पापा को बाजार भेजा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर दो कर्ता क्रिया कर रहे हैं, केवल यहाँ पापा बाजार नहीं गए, लेकिन यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है ये प्रेरक करता है और इसको हम क्या कहते हैं? प्रेरित करता। तो को का प्रयोग जरूर हुआ है, लेकिन आपको ध्यान रखना है यहाँ बाजार जाने की क्रिया, ठीक है, में केवल एक कर्ता इन्वॉल्व है। तो इस तरीके से आप गलती नहीं करोगे। यहाँ बच्चों ने दादी जी को खाना खिलाया, तो यहाँ बच्चे खाना दे रहे हैं, दादी जी खा रही है। यहाँ शिक्षक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, यहाँ शिक्षक, यहाँ छात्र सामने उपस्थित है इसलिए पढ़ा पा रहे हैं, यहाँ शिक्षक और छात्र दोनों इन्वॉल्व हैं। माता जी ने बच्चों को लड्डू दिए, लड्डू देने की क्रिया में दोनों इन्वॉल्व है, लेकिन यहाँ मम्मी इन्वॉल्व नहीं है, इसीलिए ये सेंटेंस किसका है? आपका प्रेरणार्थक क्रिया का। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जब तक किसी क्रिया में दो कर्ता इन्वॉल्व नहीं होंगे तो वो क्या कहलाती है? प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। तो ये क्रिया आपकी प्रेरणार्थक क्रिया है और ये क्रिया आपकी क्या है? द्विकर्मक क्रिया है। कुछ क्रियाओं में हम को का प्रयोग प्यारे दोस्तों दूसरी क्रियाओं में भी करते हैं, तो केवल एक ही कंडीशन अप्लाई नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ हमने 3 कंडीशन लिखी है। तो कुछ सेंटेंस पे पहली कंडीशन अप्लाई होगी, इस वाक्य में कोई क्रिया दो कर्ता पर निर्भर आश्रित हो, जो क्रिया दो कर्ता के सक्रिय होने पर संपन्न हो, जिस वाक्य में पहले कर्ता के साथ ने और दूसरे कर्ता के साथ को कारक चिन्ह का प्रयोग हो। लेकिन को का प्रयोग यहाँ पे भी है। तो मम्मी ने पापा को बाजार भेजा, ठीक है, तो इसीलिए प्यारे दोस्तों यहाँ मम्मी बाजार नहीं गई, केवल पापा गए, यहाँ दो कर्ता इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए ये क्रिया हमारी क्या कहलाएगी? प्रेरणार्थक। और बाकी तीनों क्रिया हमारी क्या कहलाएगी? द्विकर्मक क्रिया। इन दोनों के अंतर और कॉमन चीज क्या है उसको भी आपको समझना है। इसके बाद में 10वीं जो क्रिया है हमारी वो कौन सी है? नाम धातु क्रिया। 10वीं क्रिया क्या है? नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया कहाँ होगी जी? जो क्रिया संज्ञा सर्वनाम, जो क्रिया संज्ञा सर्वनाम विशेषण में, जो क्रिया संज्ञा सर्वनाम विशेषण में आना या अवाना, जो क्रिया संज्ञा सर्वनाम विशेषण में आना या अवाना, जो क्रिया संज्ञा सर्वनाम विशेषण में आना या अवाना प्रत्यय, जो क्रिया संज्ञा सर्वनाम विशेषण में आना या अवाना प्रत्यय, जो क्रिया संज्ञा सर्वनाम विशेषण में आना या अवाना प्रत्यय लगकर बनाई जाए,
जो क्रिया संज्ञा सर्वनाम विशेषण में आना या वाना प्रत्यय लगकर बनाई जाए नाम धातु क्रिया कहलाती है। नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है। दूसरा, जब संज्ञा जहां संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों का प्रयोग क्रिया के लिए हो तो वो क्या है? नाम धातु क्रिया। जैसे बतियाना, लतियाना, गरमाना, शर्माना, लज्जाना, गिड़गिड़ाना, मुकाना, घबराना, चीखनाना, चिल्लाना, दहाड़ना, टर्राना, उकसाना, भिन भिनाना, हीन हिनाना, मिमियाना, फिर हिनाना, मिमियाना, चिंगाड़ना, घुर्राना। ये सारी की सारी क्रियाएं आपकी क्या कहलाती हैं? ये सारी की सारी क्रियाएं नाम धातु क्रिया। जैसे अपनाना, तो अपना सर्वनाम है, आना प्रत्यय लगा दिया तो अपनाना क्या बन गया? नाम धातु क्रिया। बात संज्ञा शब्द है, आना प्रत्यय लगाया तो बतियाना, नाम धातु क्रिया। गरम विशेषण शब्द है, आना प्रत्यय लगाया तो ये क्या बन गया? नाम धातु क्रिया। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर ये क्रिया संज्ञा से बनी है, यहाँ ये क्रिया प्यारे दोस्तों सर्वनाम से बनी है, यहाँ ये क्रिया विशेषण से बनी है। लात संज्ञा शब्द है तो उसमें आना प्रत्यय लगाया तो लतियाना क्या हो गया? नाम धातु क्रिया। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही प्यारे दोस्तों जो क्रिया संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनती है उनको हम क्या कह रहे हैं? नाम धातु क्रिया। तो फिर इसमें सेंटेंस के रूप में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे? पुलिस चोर को लतियाते हुए ले जा रही है। पुलिस चोर को लतियाते हुए ले जा रही है।
इसमें लतियाना क्रिया नाम धातु है। बच्चे बतियाते हुए, बच्चे बतियाते हुए जा रहे हैं। बच्चे बतियाते हुए जा रहे हैं। जरा मेहमानों के लिए, जरा मेहमानों के लिए थोड़ी चाय, जरा मेहमानों के लिए थोड़ी चाय गरमा दीजिए। जरा मेहमानों के लिए थोड़ी चाय गरमा दीजिए, ये भी नाम धातु क्रिया। छोटे बच्चे, छोटे बच्चे, छोटे बच्चे अपरिचितों से छोटे बच्चे अपरिचितों से शर्माते हैं। मेरा अपने ससुर से, मेरा अपने ससुर से लज जाती है। मेंढक कुएं में चढ़ाते हैं। मक्खी व मच्छर भिन भिनाते हैं। बकरी मिमियाती है। घोड़े खिनखिनाते हैं। बंदर गुर्राते हैं। तो ये सब क्या है जी, हमारी नाम धातु क्रिया है। तो पुलिस चोर को लतियाते हुए ले जा रही है, नाम धातु क्रिया है। बच्चे बतियाते हुए जा रहे हैं, ये भी नाम धातु क्रिया है। जरा मेहमानों के लिए थोड़ी चाय गरमा दीजिए, छोटे बच्चे अपरिचितों से शर्माते हैं। मीरा अपने ससुर से लज जाती है। मेंढक कुएं में टर्राते हैं। मक्खी व मच्छर भिन भिनाते हैं। बकरी मिमियाती है। घोड़े हिनहिनाते हैं और बंदर गुर्राते हैं। तो कई बार प्यारे दोस्तों आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा नाम धातु क्रिया के अलावा कि गुर्राना शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? बंदरों के लिए। हिनहिनाना शब्द घोड़ों के लिए। मिमियाना बकरी के लिए। भिन भिनाना मच्छर और मक्खी के लिए। ठीक है, ये आपको, और खनखनाना सिक्कों के लिए। तो जो खनखनाना शब्द है, जब भी कोई क्रिया रिपीट होती है तो आपको ध्यान रखना उसको पुनरुक्त क्रिया भी कहते हैं। तो जैसे यहाँ गुर्राना, हिनहिनाना, मिमियाना एक बार नहीं होगा, वो बार बार क्रिया रिपीट होगी। तो जैसे सिक्के खनखनाते हैं, ऐसे ही प्यारे दोस्तों मक्खी मच्छर भिन भिनाने का आवाज निकालते हैं। तो ये सारे के सारे सेंटेंस हमारे किस क्रिया के हैं? नाम धातु क्रिया। अगर आपको यहाँ तक चीजें अच्छी तरीके से क्लियर हो गई हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। यानी कि नाम जो शब्द होता है हम किसको कहते हैं? संज्ञा को, सर्वनाम को और विशेषण को कहते हैं। तो यानी कि जब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से क्रिया बनती हो तो उस क्रिया का नाम क्या है? नाम धातु क्रिया। क्लियर? दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। या तो आपको अकेले क्रिया देगा, पूछेगा बताइए ये क्रिया किसके अंतर्गत आएगी, इस क्रिया का नाम बताइए, या फिर वो स्टेटमेंट डेफिनेशन आपको दे देगा, या फिर प्यारे दोस्तों वो सेंटेंस देगा।
ये 3 ही तरह की क्वेश्चंस की वैरायटी यहाँ से बनती है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य नाम धातु क्रिया से संबंधित है? किस वाक्य में नाम धातु क्रिया का प्रयोग हुआ है और किस वाक्य में नाम धातु क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? या फिर वो रिक्त स्थान दे के पूछ देगा घोड़े क्या करेंगे? ऑप्शन 1 भिनभिनाएंगे, मिमियाएंगे, हिनहिनाएंगे या गुर्राएंगे। तो राइट आंसर क्या है? घोड़े हिनहिनाते हैं। सिक्के खनखनाते हैं। तो इसी तरीके से कई बार रिक्त स्थान दे के भी पूछा जाता है और कई बार प्यारे दोस्तों जो शब्द दिए होते हैं उन शब्दों से पूछेगा कि इनसे संबंधित आवाज़ क्या है। ठीक है, तो वॉइस के यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। संदीप जी आप अपने मोबाइल में थोड़ा सा वॉइस बढ़ाइए। यहाँ टेक्निकल टीम पूरी क्लास को ऑब्जर्व करती है और उसमें कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो वो अपने आप चीज़ों को सही कर लेते हैं। तो आप कई बार बच्चे क्या करते हैं कि आप अपने मोबाइल को, अपने सिस्टम को चेक नहीं करेंगे और फिर उसके बाद आप लोग कमेंट पे ध्यान ज़्यादा रखते हैं और पढ़ाई पर सीखने पे ध्यान आपका कम होता है। ठीक है जी जी। तो यहाँ पर क्या है जी, आपके 10 सेंटेंस जो नाम धातु क्रिया से संबंधित हैं। आपने प्यारे दोस्तों विकारी शब्द वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर अभी आपने जो पढ़े हैं वो है प्यारे दोस्तों हमारा विकारी शब्द, और इस विकारी शब्द को हम क्या कहते हैं? पदबंध कहते हैं। और ये होते हैं हमारे कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। और इन 4 प्रकार में क्या क्या चीजें आ गई? इन 4 प्रकार में एक तो आपने संज्ञा और उसके 5 भेद पढ़े। दूसरा आपने सर्वनाम और सर्वनाम के 6 भेद आपने कंप्लीट कर लिए। इसके बाद में प्यारे दोस्तों आपका विशेषण, इसके आपके 4 भेद हो गए। और इसके बाद फिर वो है आपका क्रिया, और क्रिया के आपके 2, 8 और 10 भेद कंप्लीट हुए। 2 भेद आपके रचना या कर्म के आधार पे हैं। 8 भेद आपके अर्थ के आधार पर हैं और 10 भेद आपके प्रयोग के आधार पे हैं और 10 के 10 आपने कंप्लीट किए। इसके बाद में दूसरा होता है हमारा अविकारी शब्द, जो इस टॉपिक के बाद पढ़ना है, अविकारी शब्द। और अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनको हम किसी लिंग, वचन, काल, कारक में परिवर्तित ना कर पाए। जो शब्द जैसे होते हैं उनका वैसा ही प्रयोग हो, वो क्या कहलाते हैं? हमारे अविकारी शब्द अव्यय। ये भी कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। इनमें एक होता है क्रिया विशेषण अव्यय। एक क्या होता है? क्रिया विशेषण अव्यय होता है। दूसरा होता है संबंध बोधक अव्यय। दूसरा क्या होता है? संबंध बोधक, संबंध बोधक, संबंध बोधक अव्यय होता है। और तीसरा क्या होता है? समुच्चय बोधक। दूसरा क्या होता है? समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय। और इसके बाद में एक होता है आपका विस्मय बोधक अव्यय। क्या होता है? विस्मय बोधक अव्यय होता है। तो अविकारी शब्द किन्हें कह रहे थे? जो लिंग, वचन, काल, कारक में परिवर्तित नहीं होते। ठीक है सर। नीतू कुमार सर, आपसे हिंदी में बहुत कुछ सीखा लिया। चलो जी, अच्छी बात है। ठीक, वो तो आप अच्छे हो इसलिए सीख पा रहे हो। बहुत सारे तो ऐसे बुड़बक पढ़ते हैं, ठीक है, कई कई साल हो जाते हैं पढ़ाई करते हुए, लेकिन ना किसी से सीख पाते और ना सीखना चाहते। जी जी। असित कुमार सर, आज हम पहली बार आपकी लाइव क्लास ले रहे हैं, आपको थैंक्स कहने आया हूँ। थैंक यू दोस्त। ठीक है जी, करा देंगे भाई। जो नहीं हुआ उसकी भी टेंशन छोड़ दो आप। ठीक है, जब मेरी इस बैच में लास्ट क्लास होगी तो मैं उसमें आपको बताऊंगा
कि हमने ये टॉपिक कंप्लीट किए हैं, ये हमारा सिलेबस है और इतनी क्लासों में हमने पूरा सिलेबस कवर किया है। तो जो नहीं है उसको भी कर लेंगे, ठीक है। ये नहीं हुआ विशेषण, तो फिर क्रिया पे कैसे पहुंच गए भाई? आपने क्लास अटेंड नहीं की होगी, मैं देख लूँ एक बार। चलो जी, मैं चेक कर लेता हूँ कि आप सही कह रहे हैं या नहीं। ऐसा कैसे हो गया? सही कह रहे हो जी। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ जी, विशेषण नहीं हुई तो आज का टॉपिक विशेषण ही है। पहले इन विकारी शब्द को करेंगे, इसके बाद फिर ये अविकारी शब्द। ये लो ये आज का टॉपिक विशेषण। तो विशेषण क्या है? जो शब्द जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम दोनों की विशेषता विशेषता गुण या दोष को प्रकट करे, गुण या दोष को बताए, वो क्या कहलाता है? वो विशेषण कहलाता है। दूसरा क्या है? विशेष्य। दूसरा है विशेष्य जिन शब्दों की विशेषता जिन शब्दों की विशेषता प्रकट की जाए, वो क्या कहलाते हैं? विशेष्य। विशेष्य वे विशेष्य वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द हैं जिनकी विशेषता गुण या दोष बताए जाते हैं, गुण या दोष प्रकट किए जाते हैं, गुण या दोष प्रकट किए जाते हैं। जैसे विशेषण विशेष्य महात्मा पीताम्बर कृष्ण सर्प
नीलकंठ, लंबोदर, लंबा उदर। विशेष्य, विशेष्य, विशेषण। पुरुषोत्तम, नरोत्तम। इसमें उत्तम क्या है? विशेषण। इसमें विशेषण बाद में है, इसमें विशेषण बाद में, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है जी। तो विशेषण किसे कह रहे थे? जैसे हमने यहाँ पे शब्द ले लिया काला, ये विशेषण है, और यहाँ पे ले लिया सांप, ये काला सांप क्या है जी? विशेषण विशेष्य। तो कुछ समस्त पदों में, सामासिक पदों में विशेष्य पहले होता है। जैसे इसमें है पुरुष विशेष्य है, नर विशेष्य है, तो यहाँ पुरुष संज्ञा है, नर संज्ञा है। तो ये जो विशेष्य होते हैं या तो संज्ञा होते हैं या फिर सर्वनाम, क्योंकि विशेषण किसकी विशेषता बताते हैं? या तो संज्ञा की बताएंगे या फिर सर्वनाम। क्लियर? तो दोस्तों एक क्वेश्चन तो आपका आता है विशेषण से रिलेटेड, दूसरा विशेष्य है, तीसरा विशेषण विशेष्य है, चौथा विशेष्य विशेषण, पांचवा क्वेश्चन आएगा आपका पर विशेषण। किससे आएगा? पर विशेषण। पर विशेषण किसे कहेंगे? जो विशेषण किसी दूसरे, जो विशेषण किसी दूसरे विशेषण की, जो विशेषण किसी दूसरे विशेषण की, जो विशेषण किसी दूसरे विशेषण की, किसी दूसरे विशेषण की विशेषता प्रकट करे, जो विशेषण किसी दूसरे विशेषण की विशेषता प्रकट करे, पर विशेषण कहलाता है। जहां दो या दो से अधिक, जहां दो या दो से अधिक विशेषण, जहां दो या दो से अधिक विशेषण एक साथ प्रयुक्त हो, एक साथ, जहां दो या दो से अधिक विशेषण एक साथ प्रयुक्त हो, विशेषण एक साथ प्रयुक्त हो, तो जहां दो या दो से अधिक विशेषण एक साथ प्रयुक्त हो तो पहले वाला विशेषण, पहले वाला विशेषण, पहले वाला विशेषण पर विशेषण कहलाता है। पहले वाला विशेषण पर विशेषण कहलाता है। पर विशेषण के रूप में, पर विशेषण के रूप में, पर विशेषण के रूप में परिमाणवाची अव्यय, परिमाणवाची, पर विशेषण के रूप में परिमाणवाची अव्यय बड़ा, बहुत, अधिक, अत्यंत, अत्यधिक, सूक्ष्म, छोटा,
सूक्ष्म छोटा थोड़ा सूक्ष्म छोटा थोड़ा कम न्यून कम न्यून कम न्यून कम न्यून आदि कम न्यून आदि अव्यय कम न्यून आदि अव्यय का प्रयोग किया जाता है। जी जी, आज प्रैक्टिस होगी जी रचना यादव जी। 10 बजे मेरी क्लास का टाइमिंग है। आज से ही प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट 1। टॉपिक का नाम है वर्णमाला। ठीक है, मैं टॉपिक वाइज 50 क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। तमाम बच्चों से मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जो एग्जाम डेट आ गई है वो भी, जो एग्जाम डेट नहीं आई वो भी, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, आप हिंदी के बहुत सारे टॉपिक पढ़ चुके हो, तो यहाँ 9 से 10 में आप उसके कॉन्सेप्ट थ्योरी को क्लियर करोगे। मैं एक तरह से आपको रिवीजन भी करा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा हूँ, आपको थ्योरी की जो प्यार दोस्तों अवधारणा है वो आपके सामने रख रहा हूँ। और 9 से 10 हम ये काम करेंगे, लेकिन 10 से 11 में हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस होगी आपकी कैरियरविल एप्लीकेशन पर ही। जिस तरीके से आपने कोर्स परचेज किया है, ऐसे आपको वहाँ पे जो हमारा प्रैक्टिस बैच है उसको परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। उसमें कोई पैसा आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, वो आपको फ्री में दिया जा रहा है तमाम बच्चों को, जो भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हो। वहाँ केवल मैं हिंदी की तैयारी नहीं कराऊँगा, हिंदी के अलावा भी आपकी जीएस, मैथ, रीजनिंग, इन सब सब्जेक्ट की तैयारी प्रैक्टिस के माध्यम से होगी। यानी कि जो भी चीज़ अब तक हमने पढ़ी है, जो चीज़ हमने समझी है, उसको प्रयोग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किए हैं, क्या उसको अप्लाई करते समय वे सारी चीज़ें सही और सटीक तरीके से इम्प्लीमेंट हो पा रही है नहीं, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसी भी कोर्स से, किसी भी सब्जेक्ट से तब फ्री होंगे जब सबसे पहले उसकी आप कॉन्सेप्ट क्लियर करो, जैसे चीज़ें यहाँ चल रही है, उसके बाद उसको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करो, और तीसरे नंबर पे जाके आपको पूरे सिलेबस के मिक्स क्वेश्चंस के साथ में मॉक टेस्ट लगा के अपना स्कोर चेक करना होता है। तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, किसी भी सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर लाने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है कॉन्सेप्ट को क्लियर करना टॉपिक वाइज, दूसरा फिर टॉपिक वाइज पढ़ना, और तीसरा है प्यार दोस्तों, आप पूरे सिलेबस के मिक्स क्वेश्चन से जितने भी क्वेश्चन की वैरायटी बनती है उसको प्रैक्टिस करना। तो पर विशेषण, जो विशेषण किसी दूसरे विशेषण की विशेषता प्रकट करते हैं, तो वो पर विशेषण कहलाते हैं। जहाँ 2 या 2 से अधिक विशेषण एक साथ प्रयुक्त हो, तो पहले वाला विशेषण पर विशेषण कहलाता है। पर विशेषण के रूप में हम परिमाणवाची अव्यय का प्रयोग करते हैं, और ये परिमाणवाची अव्यय कौन से हैं? जो क्वांटिटी को बताते हैं, जिसकी हम यहाँ पे चर्चा कर रहे थे। इसीलिए हम प्यारे दोस्तों यहाँ पर विशेषण को पढ़ रहे हैं। इसके अंदर जो क्रिया विशेषण है वो 4 प्रकार के होते हैं। तो इन 4 प्रकार के क्रिया विशेषण में एक काल, दूसरा स्थान और तीसरा परिमाणवाची अव्यय होता है। तो वो परिमाणवाची जो अव्यय हैं वो क्वांटिटी अर्थात मात्रा को बताता है। तो जो क्वांटिटी मात्रा को बताएगा उसको हम बड़ा, बहुत, अधिक, अत्यंत, अत्यधिक, सूक्ष्म, छोटा, ठीक है, थोड़ा, कम और न्यून, इन सब का हम प्रयोग क्वांटिटी अर्थात मात्रा को बताने के लिए करते हैं। तो जो क्वांटिटी मात्रा को जो प्रकट करता है वो क्या कहलाया आपका? परिमाणवाची अव्यय। क्या कहलाया आपका वो? परिमाणवाची अव्यय। क्लियर?
जी मुकेश सर, आपसे पढ़कर बहुत कॉन्फिडेंस आया है हिंदी में पहले के मुकाबले बहुत। चलो जी ठीक है। हाँ, ये ध्यान रखना सीबीएसई बोर्ड से ऊपर की चीज़ें यहाँ सारी पूछी जाती है आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में। और कम ये नौकरी के लिए पढ़ना और डिग्री के लिए पढ़ने में ज़मीन आसमान का अंतर होता है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इसीलिए ऐसी बहुत सारी चीज़ें 50% से ज़्यादा हैं जो कभी आपने 11th 12th ग्रेजुएशन में पढ़ी ही नहीं थी, लेकिन कम्पिटिटिव एग्जाम में जब आए आपने देखा कि एकदम अलग है। और ऐसा भारत में ही होता है, बाकी जगह नहीं होता। तो भारत के एजुकेशन सिस्टम में क्या है कि वहाँ तो हम कुछ और चीज़ें करा रहे हैं बच्चों को, और जब नौकरी की बारी आती है तो बच्चों को बहुत सारी चीज़ें ऐसी पढ़नी पड़ती है जैसे उसे अपनी ज़िंदगी दोबारा से पढ़ाई के मामले में शुरू करनी हो। तो प्यारे दोस्तों, यही हिंदी अगर हम पहले से क्लियर कर लेते जब हम 9th 10th 11th 12th में थे, तो आज हमें इस हिंदी को सीखना ना पड़ता। लेकिन वहाँ अनाप शनाप बहुत सारी चीज़ ऐसी दे दी गई, ठीक है, जिसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई ज़्यादा रोल नहीं है। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते समय आपका माइंडसेट अलग होना चाहिए। और प्यारे दोस्तों, जब आप नॉर्मल कहीं अच्छे अंक लाने के लिए पढ़ते हैं तो उस समय आपको अलग तरह की थ्योरी में आपके क्वेश्चनों का आंसर देना होता है। तो परविशेषण किसे कह रहे हैं? जो विशेषण किसी दूसरे विशेषण की विशेषता को प्रकट करता है वो क्या कहलाता है? परविशेषण। कैसे प्रकट करेगा जी? यहाँ पे देखिए, मेरी माताजी कम मीठा, मेरी माताजी कम मीठा भोजन पसंद करती हैं। मेरी माताजी कम मीठा भोजन पसंद करती हैं। दूसरा, मैं मैं बहुत मीठी चाय पीता हूँ। मैंने आज एक अत्यंत सुंदर मैंने आज एक अत्यंत सुंदर सुशील कन्या देखी। फोर्थ, मेरी क्लास में अत्यधिक मेरी क्लास में अत्यधिक बुद्धिमान परिश्रमी लगनशील छात्र हैं। मेरी क्लास में अत्यधिक बुद्धिमान परिश्रमी लगनशील छात्र हैं। बंगाली रसगुल्ला बंगाली रसगुल्ला बहुत मीठा बहुत रस भरा होता है। भारत में बनारसी साड़ी बहुत प्रसिद्ध है। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे भोजन विशेष्य है और मीठा उसका विशेष।
तो ये क्या कहलाया? विशेषण विशेष्य। असित कुमार, हाँ, अरुण सर बहुत अच्छी हिंदी पढ़ाते हैं, ये भी पर विशेषण का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें हिंदी विशेष्य है, अच्छी विशेषण, और अच्छी की विशेषता को कौन बता रहा है? बहुत। तो इसके अंतर्गत दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, इसमें ये जो कम है ये इस मीठे की विशेषता को बता रहे हैं। ये क्या था आपका विशेषण, ये क्या बन गया आपका पर विशेषण। यहाँ पे चाय क्या है? आपका विशेष्य। मीठी चाय क्या है? विशेषण और विशेष्य। और ये बहुत क्या है? आपका पर विशेषण। मैंने आज एक अत्यंत, मैं नहीं आएगा, मैंने आएगा, तो यहाँ पर क्या है जी? मैंने, यहाँ क्या है? मैंने आज एक अत्यंत सुंदर सुशील कन्या देखी। तो इसके अंतर्गत आपको ध्यान रखना है कि यहाँ कन्या विशेष्य शब्द है, जिसका एक विशेषण है सुशील कन्या। ठीक है, एक विशेषण क्या है हमारा? सुशील कन्या। क्लियर? तो ये सुशील कन्या जो है विशेषण विशेष्य हो गया। एक और विशेषण हमने यहाँ प्रयुक्त किया, क्या? सुंदर। और इससे पहले हमने क्या किया? इस विशेषण की विशेष्य को बताने के लिए अत्यंत। तो यहाँ अत्यंत, यहाँ पे बहुत और यहाँ पे कम, मीठा, मीठी, सुंदर विशेषण की विशेषता को बता रहा है, इसलिए पर विशेषण है। मेरी क्लास में अत्यधिक बुद्धिमान, परिसर में लगनशील छात्र हैं। यहाँ छात्र आपके विशेष्य है, संज्ञा शब्द है। लगनशील, परिश्रमी और बुद्धिमान, बुद्धिमान छात्र, परिश्रमी छात्र, लगनशील छात्र, ये सब विशेषण विशेष्य हो गए। लेकिन यहाँ इन सब की विशेषता को कौन बता रहा है? अत्यधिक, जो पर विशेषण के रूप में आया है। यहाँ रसगुल्ले की विशेषता को कौन बता रहा है कि रसगुल्ला कैसा है? बंगाली है, लेकिन वो क्या है प्यार दोस्तों? बहुत रस भरा है। तो इसमें यहाँ पर ये जो बहुत है, इस विशेषण की विशेषता को प्रकट कर रहा है। भारत में बनारसी साड़ी बहुत प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे प्यार दोस्तों जो साड़ी है ये विशेष्य है और बनारसी उसका विशेषण है। लेकिन ये बनारसी साड़ी, इस बनारसी की विशेषता को बताने के लिए हमने किसका प्रयोग किया? बहुत। और जरूरी नहीं वो पहले ही आए, वो बाद में भी आ सकता है। तो यहाँ पे बहुत, बहुत, अत्यधिक, अत्यंत, बहुत और कम, ये सब परिमाणवाची अव्यय थे, जो क्वांटिटी अर्थात मात्रा को बता रहे थे। और इन परिमाणवाची अव्यय का प्रयोग प्यार दोस्तों हम किस रूप में करते हैं? विशेषण की विशेषता को बताने के लिए। तो इसको कहते हैं हम पर विशेषण। तो प्यार दोस्तों यहाँ तक हमारे 5 क्वेश्चंस हो गए। अब जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में वो है हमारे विशेषण के भेद। विशेषण के भेद। अगर आप में से कोई जयपुर या उसके आसपास रहता है तो प्यार दोस्तों 14 तारीख को जयपुर के अंदर हमारा सेमिनार है, मीटअप है, जिसमें कैरियरविल के तमाम टीचर, जिनसे आप ऑनलाइन, ऑफलाइन या फिर यूट्यूब पे या कैरियरविल एप्लीकेशन पे पढ़ते हो, तो तमाम टीचर आपको मिलेंगे जयपुर सेमिनार में। तो जयपुर में एक बड़ा मीटअप है, तो आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट राजस्थान से है, जयपुर के आसपास का है, या कोई दूसरे स्टेट का जयपुर रहता है या जयपुर के आसपास रहता है, तो आप जयपुर आइए, पर्सनली बैठ के बात करेंगे। ठीक है, विटामिन डी लेंगे, धूप में बैठेंगे आराम से, क्योंकि पूरा दिन क्लास के अंदर हम होते हैं, सुबह 7 बजे से लेके कंटिन्यू 12 बजे, उसके बाद में फिर शाम को 7 बजे से कंटिन्यू 11 बजे। तो इसीलिए जब हम कहीं भी बाहर जाते हैं तो उसके 2 फायदे हमें होते हैं। एक तो बच्चों को गाइड करने का मौका मिल जाता है पर्सनली, फिजिकली, और दूसरा ये होता है कि हम भी थोड़ा सा इस दिनचर्या से निकल के एक नए तरह के परिप्रेक्ष्य में रहते हैं। तो वो हमारे लिए भी कहीं ना कहीं कुछ सीखने के लिए और कुछ कर गुजरने के लिए वास्तव में एक नया आयाम होता है, जहाँ से हम बहुत कुछ सिखा के और बहुत कुछ सीख के आते हैं। तो हम मिलेंगे प्यार दोस्तों 14 तारीख को आपको जयपुर में। ठीक है, तो हो सकता है कि कल आपकी क्लास ना हो। ठीक है, उसका रीज़न यही है कि हम कुछ टीचर कल निकल रहे हैं और हमारी क्लास जो है कल वाली ऑफ हो सकती है। और उसके बाद मंडे से प्यार दोस्तों हमारी जो क्लास होगी उसमें हम टॉपिक कराएंगे आपको विशेषण के 4 भेद। तो ये इसी को हम पद परिचय कहते हैं, ये आपको ध्यान, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, निपात आता है। तो जैसे अव्यय और निपात और ये विशेषण वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो राजू जी आपका पद परिचय भी कंप्लीट होगा। धन्यवाद।